दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। बरसात की एक अंधेरी रात। रात के 9 बजे थे। सुरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सुरेश एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको समय का पता ही नहीं चला कब उसका काम खत्म हुआ। तब घड़ी में 10 बज गए थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला था तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी। सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी और बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थी। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी। इसलिए सुरेश ने स्कूटर को ब्रेक लगाई। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सुरेश का स्कूटर वहीं पर रुक गया। सुरेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। सुरेश स्कूटर से उतरा और काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वह अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसको आभास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका संदेह होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने अपनी बत्ती बुझने और जलने की आवाज़ सुनी और पास में देखा तो उसकी स्कूटर की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता उसके सामने दिखाई पड़ा। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता जमीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरती ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर सुरेश भयभीत हो उठा और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल सुरेश के स्कूटर के सामने आ गई। सुरेश स्कूटर को नियंत्रित नहीं कर पाया। स्कूटर एक पेड़ पर जाकर टकराया। पेड़ से टकराते ही तुरंत सुरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घर वालों को दे दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके यह बताया कि सुरेश की मौत अचानक हुई। वह तेज रफ्तार से स्कूटर चला रहा होगा। नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी ही तेज बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। सुरेश के दो खास दोस्त थे, रमेश और परेश। वो दोनों सुरेश के साथ ही काम करते थे। रात के 3 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने अपना ध्यान सोने पे केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। यह देख रमेश बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतारकर रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह रमेश का दोस्त परेश जब उसको बुलाने आया तब उसने दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके उसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा रमेश ने तनाव और किसी बात के दबाव में आके आत्महत्या की। हम आगे इसकी और भी जांच करने की प्रयास करेंगे। हम दोनों दोस्तों की मौत के बाद परेश बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। उसको मन ही मन ये लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसी का है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसको अपने आप को अकेले में रखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका होगा। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसे अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस अपने घर आ गए। अब परेश के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन बिता रहा था। दूसरे शहर घूमकर आने के बाद वह रोजाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात को भी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। परेश अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ।
रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में गिर गया। परेश कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। परेश कोशिश कर रहा था। एक औरत वहां से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से रमेश को कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? रमेश ने कहा, नहीं, मुझसे हो ही नहीं रहा तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी आपको लगता है तो आपको एक बार प्रयास कीजिए। और उस औरत ने कार को पीछे से थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। परेश ने उस औरत को धन्यवाद दिया। उसको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाओगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है छोड़ देता हूँ। जी, धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। परेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठा और आगे बढ़ा। परेश को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। परेश ने कार रोक दी, उसको उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनी, परेश अब तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। उस चुड़ैल ने जोर से परेश को धक्का दिया, उसकी कार से नीचे गिरा दिया, फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परेश, तो आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वह ज़मीन तुम तीनों हड़पना चाहते थे और उस ज़मीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए। मैं उस ज़मीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी, तथा मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे बचा नहीं पाएगा, कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और परेश को तालाब में गिरा दिया। पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने परेश की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश उसके परिवार को दे दी और मौत का कारण यह बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है। वो खौफनाक रात। पिछले हफ्ते के दार्जिलिंग ट्रिप की वजह से मिताली को ऑफिस में ऑन टाइम करना था। काम की अधिकता से आज वह फिर ऑफिस से घर निकलने के लिए लेट हो गई। उसने जल्दी से अपना काम निपटा कर अपना बैग उठाया और छाता लेकर बाहर की तरफ आ गई। मौसम विभाग की जानकारी बिल्कुल दुरुस्त थी। घनघोर घटा छाई हुई थी। कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली थी। मिताली टैक्सी में बैठकर कार घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बैठी बैठी वह सोच रही थी, जाने क्यों बारिश आते उसे घबराहट से होने लगती है। पिछले दिन में ऐसा ही हुआ था। उसके तन पर बारिश की बूंदी पड़ते उसे अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ देर बाद यश और मिताली सिक्किम घूमने के लिए निकल गए। पूरा दिन वहाँ मिताली यश ने बच्चों के साथ बहुत मौज मस्ती की। शाम 5 बजे टैक्सी से उन्हें वापस कलिम्पोंग होटल आना था। आज सुबह कुछ मौसम बिगड़ सा गया था। तेज हवाएं चलने लगी। शाम तक बादल तेज गर्जना करते हुए झमाझम बरसने लगे। एकाएक बदलते मौसम को देख मिताली और यश ने वहाँ से जल्दी निकलने का फैसला किया, परंतु बारिश तो बहुत तेज हो चुकी थी। देर शाम तक बारिश बंद नहीं हुई तो ड्राइवर ने मिताली और यश से कहा, देखो रास्ते में घना डरावना जंगल है, वहाँ से 7 बजे तक बाद कोई नहीं निकलता। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता, परंतु मैंने कई लोगों से सुना वहाँ घने जंगल के बीचों बीच एक आत्मा भटकती है। आप लोगों के साथ तो छोटे बच्चे भी, इसलिए आज निकलना ठीक नहीं रहेगा। आप रात यही रुक जाइए, कल सुबह हम यहाँ से कलिम्पोंग के लिए रवाना हो जाएंगे। पर मिताली यश ने ड्राइवर की बात को गंभीरता से नहीं लिया और फैसला किया कि वह आज ही कलिम्पोंग के लिए निकलेंगे। बेचारा ड्राइवर क्या करता, टूरिस्ट की बात तो अनसुना भी नहीं कर सकता। देर शाम तक बादल छटे तो बारिश कुछ हल्की होगी। मौसम का बदला मिजाज देखकर वे फटाफट अपने गंतव्य के लिए निकल गए। मदमस्त सुहावना मौसम देखकर बच्चों ने टैक्सी के शीशे खोल दिए। तेज हवाओं के साथ माटी की सौंधी खुशबू गाड़ी में प्रवेश कर रही थी। सुहावना मौसम यश मिताली के सफ़र में चार चांद लगा रहा था। मिताली की उड़ती जुल्फों को देखकर यश को अपना निमोन ट्रिप याद आ गया। तभी अचानक बिजली चमकने लगी। घनघोर काले बादलों की भयंकर गर्जना से दोनों बच्चे डर गए। कुछ ही पलों में आसमान में घना अंधेरा छा गया। खराब मौसम, घुमावदार पतली सड़कें, गहरी खाइयाँ, घना जंगल, सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। तेज बारिश की वजह से गाड़ी के शीशे से बाहर का दृश्य ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब तो मिताली व यश दोनों अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। बच्चे डरे समय अपनी माँ से चिपके हुए थे। ड्राइवर ऐसे बोला, इस रास्ते से कई लोगों ने कुछ आत्मा को भटकते देखा है। वह आते जाते लोगों को परेशान करती है। कई बार वो तो ये आत्मा रूप बदल कर लोगों से लिफ्ट ले लेती, उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती। फिर कुछ ही समय उनकी गाड़ी या तो खाई में गिर जाती है, फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
ड्राइवर की बातें सुनकर मिताली का हृदय बैठ रहा था और चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद उन रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की बारिश में भीगती दिखी। उस लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी। यश को उस पर तरस आया। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने कहा, परंतु ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से मना किया। पर यश नहीं माना। वह बोला, इतनी बारिश में किसी को रास्ते में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वह लड़की गाड़ी में बैठ गई। उसने यश को मिताली का धन्यवाद किया। सिर्फ 10 ही मिनट की दूरी तय की। लड़की बोली, मेरा घर आ गया। गाड़ी ठीक शमशान घाट के सामने खड़ी थी। ये देखकर मिताली बहुत घबरा गई। यश ने पूछा, आपका घर का है? परंतु वह कुछ न बोली। गाड़ी से उतरकर कुछ ही पलों में गाड़ी के सामने से ओझल हो गई। मिताली और यश का बुरा हाल था। बरसात की रात में गरजते बादल, चमचमाती बिजली ने दोनों कदे में भय के भाव सक्रिय हो गए। इस घटना से दोनों के होश उड़ गए। डर के मारे दोनों एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। मंजिल जो जो करीब आ रही थी, तो उनकी जान में जान आ रही थी। घंटे 2 घंटे में कुशलतापूर्वक अपने होटल कलिमलोंग पहुंच चुके थे, परंतु मिताली को डर से बुखार चढ़ गया था। यश ने होटल पहुंचकर मिताली को खाना खिलाया और बुखार की दवा देकर उसे सुला दिया। यश और मिताली वापस अपने घर आ गए। वहाँ आकर सब पहले की तरह सामान हो गया। यश और मिताली ने अपने दोनों ऑफिस जाने लगे, पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मिताली की तबीयत ठीक नहीं थी। एक दिन में उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसके कपिल में वह लड़की का अक्स दिखाई दिया। वह बहुत घबरा गई। सारी बातें उसने अपनी माँ को बताई कि माँ उसे लेकर एक सीधे तांत्रिक बाबा के पास पहुँच गई। ये मिताली को देखते इस बोले, इसमें किसी औरत का साया। उसने मिताली पर बस में डाली। तब वह लड़की मिताली के अंदर से बोली, मैं मिताली नहीं, नूर। मैं यश मिताली को खत्म कर दूंगी। मैं यश से बहुत प्यार करती थी। यश को याद कर नूर के चेहरे पर दर्द उभरा है। मैं अलग धर्म से थी, इसलिए यश के माता पिता ने मुझे अपनाने से मना कर दिया और यश की शादी मिताली से करा दी। उस समय मैं गर्भवती और यश के माँ बाप मुझे बला फुसला कर कलिमलोंग ले आया। भयानक बारिश का वह दिन, आसपास कोई नहीं था। उनका फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया। तब से मेरी रूह इधर उधर भटक रही है। अब मैं इन लोगों को भी जीने नहीं दूंगी। चीखती हुई नूर बहुत भयानक दिख रही थी। मिताली की मां नूर के हाथ पे जोड़ने लगी। नूर, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? इसमें 2 छोटे छोटे नादान बच्चे, वे बेचारे तो बेकसूर। अगर तुम मिताली की जगह होती तो तुम क्या सजा की हकदार होती? अगर तुम्हें बदले लेना तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। कहते हुए मिताली की माँ सबको कराने लगी। इधर मिताली अपने सास ससुर की असलियत सुनकर दंग रह गई। वो बोली, माँ मर जाने दो मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जिसके साथ किसी बेकसूर के खून से हाथ रंगे हो। ऐसे लोगों का सह भी मेरे बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। मिताली की व्यथा देखकर नूर को उस पर तरस आ गया। वह दिल की बुरी नहीं थी। वह बेचारी तो सिर्फ यश और उसके माँ बाप से बदला लेना चाहती थी, ना कि मिताली और उसके बच्चों से। अब तक वह शांत हो चुकी थी। बेकसूर मिताली को वह जिंदा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मिताली अपनी माँ के साथ वापस लौटते पुलिस को फ़ोन कर देती, उन्हें सब कुछ बता देती है। नूर को बताए हुए घटनास्थल से पुलिस उसका कंकाल बरामद कर ली थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर यश के माता पिता को सजा हो जाती है। यश हमेशा नूर को धोखेबाज समझता रहा। आज उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा रहा था कि माँ पिताजी की झूठी बातों में आकर उसने नूर को कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया। उसके माता पिता ने उसे यह बताया कि नूर ने किसी और लड़के से शादी कर ली और वह कभी भविष्य में यश का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। यश नूर के ख्वाबों में खो गया। वे कितनी भोली और मासूम थी। तभी बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। यश की आंखें नम थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था। नूर कितनी पसंद थी मौसम की यश बारिश।